अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5 की उर्दू की बुक गुले लाला में से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स ये सफ़ा नंबर 35 पे है, पेज नंबर 35। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक्स, खेलों के हवाले से। चलिए तो फिर पढ़ते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक खेल एक ऐसा मौका है जब दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी सलाहियतें आजमाते हैं और अपनी बेहतरीन कोशिशें करते हैं। ये हर 4 साल के बाद मुनक्किद किए जाते हैं। इनका इनेकाद हर मर्तबा किसी नए मुल्क में किया जाता है। इसका एक झंडा भी है जो सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक जब हो रहे होते हैं उन दिनों लहराया जाता है। वो झंडा जो है उसके अंदर 5 दायरे होते हैं और उनकी ऊपर की जानिब जो 3 दायरे हैं, ये देखें आपकी ये बुक जो है इसमें बाकायदा बनाया हुआ है, आप ये देख भी सकते हैं। और आप इसमें जो कलर इन्होंने इसमें लिखे हुए हैं आप इसमें वो कलर भी कीजिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ऊपर की जानिब जो 3 दायरे बने हुए हैं ना, ये वाले 1 2 3, इनके अंदर नीले, काले और लाल रंग के कलर होते हैं। ये देखें, एक नीला, काला और लाल, ठीक है। और जो नीचे के 2 दायरे हैं वो होते हैं पीले और हरे रंग के। ये पांचों दायरे 5 बर्रे आज़मों यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब ये जो 5 दायरे हैं इनको इतना हल्का मत लीजिएगा, ये बहुत ही अहम है। ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए या फिर झंडे को खूबसूरत करने के लिए कोई डिज़ाइनिंग नहीं की गई है। इसको बनाने वाले ने बड़ा दिमाग इस्तेमाल किया है। ये 5 बर्रे आज़मों की नुमाइंदगी करता है। क्या? ये झंडा, ओलंपिक का झंडा, ठीक है। ये झंडा जिन्होंने पेश किया था उनका नाम है बैरन डिकोबर्टन। बैरन डिकोबर्टन, ये वो इसके बानी थे। ये पहली मर्तबा ये यूनान के शहर अलेक्जेंड्रिया में लहराया गया। हर ओलंपिक की अख्तामी तकरीब में मेज़बान शहर का मेयर ये झंडा आइंदा होने वाले ओलंपिक्स के मेज़बान शहर के मेयर को पेश कर देता। मतलब जो तकरीब एंड होती है तो अगली होता है, ये 4 साल के बाद है, लेकिन प्लानिंग हो चुकी होती है। इसको कहते हैं प्री प्लानिंग, वो उनकी पहले ही हो चुकी होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो उनका मेज़बान होता है, अब जो 4 साल के बाद जहाँ पे ये मुनक्किद होना होता है उसका जो मेयर है उसको पहले ही पेश कर देता है, ठीक है। तो ये इसके जो बानी थे, जो इन खेलों के मुनक्किद करने वाले हैं, उनका जो नाम है वो मैंने आपको अभी बताया, बैरन डिकोबर्टन। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को और भी नॉलेज दे देती हूँ कि ये जो खेल है ये ओलंपिया से इसकी हुई है इब्तिदा। ये ओलंपिया में खेला गया तो इसका नाम भी ओलंपिक्स पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब जिस जगह पे ये खेला गया उस जगह को उन्होंने स्टेट कह दिया। स्टेट यानी कि उस जगह का जो नाम है उन्होंने स्टेट रख दिया। आखिर फिर कुछ टाइम के बाद वो स्टेडियम बन गया, ठीक है। स्टेडियम तो हर किसी ने देखा होगा, तो वो फिर स्टेडियम हो गया। अच्छा, इसमें पाबंदी क्यों लगी थी इस गेम पे, ओलंपिक में पाबंदी क्यों लगी थी? एक रूमी शहनशाह ने इस पे पाबंदी लगाई थी। वैसे तो ये बहुत बहुत ही पुराने खेल है,
جو اولمپکس میں مختلف ملکوں کے ہر ملک اپنا ایک کھیل اس میں لے کر آتا ہے، جیسے کہ جو ان کے قومی کھیل ہوتے ہیں، جیسے ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، تو وہ اس میں اولمپک میں سب سے زیادہ جو تمغے وغیرہ ملے ہیں، میڈل جو ملے ہیں پاکستان کو، وہ ہاکی پہ ہی ملے ہیں۔ تو جو باقی جو بھی اس میں ملک حصہ لیتے ہیں، تو وہ علاقے نہیں، میں ملکوں کی بات کر رہی ہوں، تو جو ملک یہاں پہ آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے جو کھیل ان کے علاقوں میں بہت زیادہ شوق سے کھیلا جاتا ہے، وہ اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں جو مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں ہے دوڑ، کشتی، گھڑ سواری، تلوار بازی، تیراکی، فٹ بال، کشتی رانی، ڈرائیونگ، جمناسٹک، ہاکی، اسکواش، والی بال، یہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کئی یعنی کہ گیم ہیں جو اس میں کھیلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب پاکستان کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں کہ پاکستان نے اولمپکس میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو پاکستان نے سب سے پہلے سن 1948 میں اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ کیا ہے؟ ہاکی ہے۔ پاکستان اور اس کھیل نے دنیا بھر میں پاکستان کا سر ہمیشہ فخر سے بلند کیا۔ پاکستان نے اولمپکس مقابلوں میں 10 میڈلز جیتے ہیں۔ کتنے؟ 10 میڈلز جیتے ہیں، جن میں سے 8 ہاکی کے مقابلوں میں حاصل کیے۔ اس کے علاوہ پاکستان ریسلنگ اور باکسنگ میں بھی میڈلز حاصل کر چکا ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان 3 سونے، 3 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے حاصل کر چکا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈیکو برٹن ہے، بیرن ڈیکو برٹن، انہوں نے ایک کال بھی بنایا ہوا تھا، مطلب وہ جو بات دہرایا کرتے تھے اولمپکس کے دوران، وہ تھا تیز تر، بلند تر، طاقتور، تیز تر، بلند تر، طاقتور۔ وہ ان کو جذبہ، ان کے جذبے کو بڑھانے کے لیے، آگے آنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو اور زیادہ گرم جوشی دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اولمپک کھیل ہیں ان کا اصل مقصد جیتنا نہیں ہے، یہ جیتنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو آزمانا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ ہم سب بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو آزماتے رہا کیجیے، یہ مت کہا کیجیے ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے یہ بھی نہیں ہوگا، ہم سے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سے سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف ہم نے اپنے آپ کو منانا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا، اولمپکس۔ اب آپ لوگ آ جائیے صفحہ نمبر 81 پہ، پیج نمبر 81۔ اس میں ہم قواعد میں جو تفہیم پڑھیں گے وہ ہے شہد کی مکھی کا سفر۔ شہد کی مکھی کا سفر، شہد کی مکھی تو سب نے دیکھی ہوگی نا، بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن کام بہت بڑے بڑے کرتی ہے۔ پتہ ہے نا کتنا بڑا کام ہے اس کا، یہ شہد بناتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے، لیکن اتنی خطرناک بھی نہیں ہوتی۔ بلا وجہ میں اگر آپ جا کے اس کے چھتے پہ جا کے بلا وجہ میں اس کو تنگ کریں گے، پتھر ماریں گے، تو پھر تو اسے غصہ آ ہی جائے گا، ورنہ یہ بالکل بھی غصے والی نہیں ہوتی، تو بہت میٹھی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کتنا میٹھا کام کر رہی ہوتی ہے ہمارے لیے، کتنا اچھا ہوتا ہے یہ شہد، جو شہد کی مکھیاں بناتی ہیں ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا ہے، اللہ پاک کا کتنا بڑا تحفہ ہے یہ ہمارے لیے۔ چلیے تو پھر پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے شہد کی مکھی کا سفر شروع ہوتا ہے اور کیسے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں، وہ سب کا سب شہد نہیں بن جاتا، بلکہ اس رس کا صرف 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ ہی شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو آدھا کلو شہد بنانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں۔ کتنی محنت کرتی ہے، سوچے تو صحیح ذرا، 30 لاکھ اڑانیں بھرنا، مطلب جانا آنا، جانا
आना और फिर 30 लाख दफ़ा जाना आना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये फासला जो वो इतनी मर्तबा आने जाने में तय करती है वो तकरीबन 50,000 मील होता है। यानी वो आने जाने के बजाय अगर एक ही सिमत में सीधा उड़ती रहें तो ये फासला 50,000 मील होता। जब छत्ते में फूलों का रस जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है। शहद जमा हो गया, रस जमा हो गया, अब शहद बनने का अमल शुरू हुआ। शहद पहले पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा एक बात यहाँ पे, ये रब्बे पाक की शान है, सुभान अल्लाह, कि वो उसने एक इतनी छोटी सी मक्खी को क्या सलाहियत दे दी है। दुनिया में कोई चीज़ रब्बे पाक ने निकम्मी नहीं बनाई। आप देखिए कि अल्लाह पाक ने इतनी सी मक्खी को कितनी बड़ी सलाहियत से नवाज दिया और फिर वो उस जो पानी जो रस जो वो जमा करती है वो पानी की तरह पतला होता है और फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो उसने उसको सलाहियत दी है वो अपने परों को ऐसे ऐसे करके हिलाती है और उससे वो जो भाप उसके अंदर से निकलती है वो उड़ा देती है। मतलब वो जो फालतू पानी होता है वो भाप की तरह उड़ा देती है। उसके बाद जब ये पानी यानी कि वो जो भाप की तरह उड़ा देती है फालतू पानी, तो फिर उसके बाद एक गाढ़ा सा रस बच जाता है। एक जैसे जैसे शहद होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है और वो मक्खियाँ चूस लेती हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा कि मक्खियाँ फिर उस रस को चूस लेती हैं। अल्लाह पाक ने इन मक्खियों के मुंह के अंदर गुदूद गुदूद बनाए हुए हैं। वो उस अमल से यानी कि जब वो जो रस होता है उसको चूस लेती हैं और वो उनकी गुदूद में जाके असल शहद में तब्दील हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो रस होता है वो जो उनकी शहद, अब यहाँ पे देखिए आपकी बुक में यहाँ पे एक छत्ता बना हुआ है, छत्ते के अंदर आपने देखा छोटे 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 से सुराख हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। यही तो एक्साइटमेंट आप लोगों को छत्ते के करीब लेके जाती है, तभी तो मक्खियाँ पीछे लग जाती हैं। अब देखिए ज़रा गौर तो समझिए कि आखिर है क्या ये जो छोटे छोटे से उन्होंने सुराख बनाए होते हैं ना। जब ये सबसे आखिरी अमल उनका अब चल रहा है, अब पहले तो रस था, फिर रस से उन्होंने सारी जो भाप थी वो उड़ा दी, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा बन गया, फिर जब वो गाढ़ा हुआ तो उन्होंने उसको चूस लिया। कैसे चूस लिया? क्योंकि उनके अंदर अल्लाह पाक ने गुदूद बनाई हुई है। उन्होंने उस गुदूद के अंदर जैसे ही उसको डाला, वो जो पानी का छोटा सा यानी कि गाढ़ा सा पानी बना, जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में लिया अल्लाह ताला की रहमत से वो गुदूद के अंदर गाढ़ा गाढ़ा किस्म का शहद बन गया। अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो उनकी छोटे छोटे से सुराख बने होते हैं इसके अंदर ला के भर देती। ठीक है, वो इसके अंदर ला के शहद को भर देती हैं। ये छोटे छोटे से टिन है, टिन देखे हुए ना, ये टिन है इनके, और इसके अंदर ला के उन्होंने भर दिया और इन छोटे छोटे सुराखों से हमें मिलता है असली और बड़ा मज़ेदार सा शहद। अल्लाह पाक ने इस अमल में जो हमें हमारे लिए सबक रखा है वो ये है कि शहद की मक्खी इतनी मेहनती होती है, वो हिम्मत नहीं हारती, वो कितनी मेहनत से इतने छोटे छोटे से, आप देख रहे हैं इतने छोटे छोटे से सुराखों को पूरा दिन फिल करने में भरने में मसरूफ़ रहती है, हिम्मत नहीं हारती। और एक और बात, एक तो मेहनत बहुत नज़र आई है और दूसरी बात इनके अंदर बहुत ज़्यादा यकजहती होती है। इन मक्खियों में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती हैं, छोटी छोटी सी बातों पे भी नाराज़ नहीं होती हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रस निकालती हैं, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करती हैं, मेरा फूल है ये मेरा फूल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और ये जब सुराखों के अंदर डाल रही होती है ना रस, तो कोई इनके अंदर बस वो भिन भिन की आवाज़ तो आ रही होती है, ये एक दूसरे को नसीहतें कर रही होती हैं, बस ये जो सब भरने सारे भरने, ये नहीं है कि ये मेरा है वो तुम्हारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें इनसे हमें यकजहती और मेहनत का सबक मिलता है। ठीक है,
अच्छा, अब ना इसके कुछ क्वेश्चन है। अब ये मैंने आपको तफ़हीम पढ़ा दी ना, समझा दी ना मैंने आपको तफ़हीम। अब इसके ना कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने खुद लिखने हैं। ये तलबा काविश है, ये तलबा काविश है, ये आप लोगों की अपनी मेहनत है। आप लोग खुद मेहनत करेंगे, काविश करेंगे और फिर इसको इन सवालों के जवाब ढूंढ के कवायद के हिस्से में लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। टाइटल पेज जो आपका बनेगा शहद की मक्खी का सफ़र का बनेगा और सिर्फ इसके सवाल जवाब करने होंगे। इसका ये पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी तफ़हीम में हमारा यानी कि ये कवायद में हमारा जो टॉपिक था वो था शहद की मक्खी का सफ़र। जो बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पूरा लेक्चर सुना कीजिए। लेक्चर पूरा सुनने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी बात समझ में आ जाती है।